जैसा कि हम जानते हैं आजकल कि किडनी की बीमारी बढ़ती जा रही है और बहुत सारे मरीज किडनी के आजकल उनको डायग्नोस करके पता किया जा रहा है। तो हमारा ज़्यादातर फोकस जो रहता है वो हार्ट की बीमारियों पर मैक्सिमम रहता है, लेकिन इस चक्कर में किडनी की बीमारियां काफ़ी इग्नोर हो जाती हैं। आम आदमी में किडनी के प्रति बहुत जागरूकता भी नहीं है और कई विचार, कई सवाल मन में रहते हैं जिनके जवाब बहुत क्लियर नहीं है। तो इन्हीं सवालों के जवाब के लिए और किडनी के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए इधर आज हमारे इंटरव्यू डॉक्टर खेर, जो कि मेदांता में किडनी और यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, उनके साथ है, जिसमें हम उनसे किडनी से रिलेटेड बहुत सारे तरह के सवाल जो हमारे मन में कॉमनली रहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, ये किडनी के फंक्शंस क्या है? क्या किडनी का मेन काम क्या है शरीर में? देखिए, हमारे शरीर में 2 किडनीज हैं और किडनी का काम है कि हमारे शरीर का इंटरनल एनवायरनमेंट को साफ रखे, कि जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट्स जो बॉडी में बनते हैं वो यूरिन के जरिए हमारे बाहर चले जाते हैं और बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट ठीक रहता है। इसके अलावा बॉडी का जो आयनिक एनवायरनमेंट है, सोडियम, पोटेशियम, ये एनवायरनमेंट भी किडनी ही कंट्रोल करती है। किडनी कई ऐसे हार्मोन्स बनाती है जो कि हमारी हड्डियों के लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग रखती है। एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जो खून बनाता है, रेड सेल्स बनाता है। सो इसीलिए अगर किडनी के मरीजों में देखेंगे आप तो उनकी खून की कमी होती है, एनीमिया होता है, उनमें हड्डियां कमजोर हो जाती है क्योंकि किडनी विटामिन डी भी बनाता है। ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के लिए किडनी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है बॉडी में। सो इन सब चीजों के लिए किडनी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल बॉडी में प्ले करती है। तो अब जैसे कि हमने देखा किडनी एक इतना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और इसके इतने सारे फंक्शंस हैं, तो एक सवाल मन में ये भी आता है कि किडनी का अगर डैमेज होता है तो उसकी वजह से क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? सबसे पहले जब किडनी कम काम करने लगती है या किडनी की डैमेज हो जाती है तो यूरिन में प्रोटीन आता है, या जैसे आम इंसान को पता चलता है कि जब पेशाब करता है तो झाग बन जाती है उसमें। सो जिसका मतलब है कि उसमें यूरिन में प्रोटीन आ रहा है। पाँव में सूजन आ सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सो ब्लड प्रेशर कॉमन कारण एक ब्लड प्रेशर के बढ़ने का है, किडनी की बीमारी को देखना चाहिए। पाँव में सूजन आ जाती है, खून की कमी हो जाती है, हड्डियां, जैसे मैंने कहा विटामिन डी बनाता है तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तो बोन पेन्स, जगह जगह पे दर्द बॉडी में होना। और जब किडनी का फंक्शन और काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट सारे बॉडी में इकट्ठे हो जाते हैं, जिनमें से हम यूरिया या क्रिएटिनिन, जो कि आम टेस्ट में मेजर किया जाता है, जब वो बढ़ जाते हैं काफी सारे, तो तब भूख लगना कम हो जाती है, उल्टियां आ जाती है और उस वक्त फिर या तो डायलिसिस की जरूरत पड़ जाती है। सो ये कॉमन सिम्टम्स बेसिकली ब्लड प्रेशर का बढ़ना, पाँव में सूजन, खून की कमी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, पेशाब में खून या प्रोटीन ये आ सकते हैं। ये कॉमन सिम्टम्स हैं एक किडनी के मरीज के लिए। और क्या क्या वजह होती है किडनी के खराब होने की? ये कैसे खराब हो जाता है जिससे सारी तकलीफें होंगी? फिर आमतौर पे कॉमन कारण जिसकी वजह से किडनी खराब होती है वो है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज और अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर। तीसरा एक और कारण जो हमारे देश में कॉमन है वो है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलाई जो हैं वो किडनी के फिल्टर्स हैं। सो उनकी जो इन्फ्लेमेशन या उनकी जब सूजन हो जाती है उनमें, उसके कई कारण हो सकते हैं। कुछ तो ऑटोइम्यून कारण है, कुछ इन्फेक्शन के कारण है जिसकी वजह से वो नेफ्राइटिस हो सकता है, जिसमें पेशाब की कमी हो जाती है, खून आ सकता है पेशाब में, और सूजन हो जाती है या ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एक और कॉमन कारण है। और कारण जो हो सकते हैं, यूरिन में इन्फेक्शन होना, जो कि अगर किडनी में हो जाए तो पाइलोनेफ्राइटिस जिसे कहते हैं, स्टोन्स, जो कि हमारे देश में स्पेशली नॉर्थ इंडिया, कुछ साउथ इंडिया के भी एरियाज हैं जिनमें स्टोन डिजीज काफी कॉमन है। और अगर दोनों किडनीज में स्टोन
बन जाएं तो उसकी वजह से किडनी खराब हो सकती है। और कुछ कंजेनिटल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कई बार किडनी की एब्नॉर्मेलिटीज हो जो कि कॉमन बच्चों में होती है, या बार बार यूरिन में इन्फेक्शन हो जाना जो अगेन यूरिथ्रल रिफ्लक्स होता है जिसकी वजह से किडनी खराब हो सकती है, या पैदाइशी डिफेक्ट्स हो किडनी में, वो एक इम्पॉर्टेंट कारण बच्चों में हो सकता है। सो कुछ कंजेनिटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, यूरिन में इन्फेक्शन होना, स्टोन डिजीज, और बाकी डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर, ये सबसे कॉमन कारण है जिसकी वजह से। और डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर, अगर किडनी का ओवरऑल पिक्चर देखा जाए तो 70% जो बीमारियां हैं किडनी की वो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकती है। तो ऑलमोस्ट ऐसा लगता है जैसे कि हार्ट और किडनी के अफेक्ट करने वाली जो चीजें हैं वो एक ही तरह की हैं, जैसे आपने बताया डायबिटीज, हाइपरटेंशन। या ये बिल्कुल ठीक है कि जो एपिडेमिक हम देख रहे हैं आजकल हार्ट डिजीज, डायबिटीज और किडनी डिजीज का, वो इसलिए है क्योंकि डायबिटीज, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज हमारे देश में बढ़ रही है। और भारत मुझे लगता है कि दुनिया के सबसे तेज रफ्तार डायबिटीज की इंसिडेंस में बढ़ रहा है। और डायबिटिक कैपिटल चाइना और इंडिया सारे वर्ल्ड की डायबिटिक कैपिटल है आज की तारीख में, और इसीलिए हमारे देश में भी हार्ट डिजीज, डायबिटीज और किडनी डिजीज का एपिडेमिक फैला हुआ है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर हम डायबिटीज को अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये तीनों बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। जब भी हम किडनी की बात करते हैं तो एक आम आदमी के दिमाग में 2-3 चीज़ें जो हमने सुनाई रहती हैं, जैसे डायलिसिस और ट्रांसप्लांट, ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं जो सवाल रहता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये डायलिसिस क्या होता है और इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? डायलिसिस की ज़रूरत तब पड़ती है जबकि किडनी का फंक्शन 10 से 15% रह जाए या कम हो जाए उससे, जिसका ये मतलब है कि 85 to 90% से ज्यादा किडनी का फंक्शन जब खराब हो जाता है और वो किडनी ठीक होने वाली नहीं होती है तो तब डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। डायलिसिस एक्चुअली खून की सफाई का एक तरीका है जिससे कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स किडनी नहीं निकाल पाती है तो बॉडी में इकट्ठे हो जाते हैं और उसकी वजह से बाकी ऑर्गन्स पे इफेक्ट आता है। सो इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बार बार निकालने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर किडनी इरिवर्सिबली डैमेज्ड हो, वो ठीक हो नहीं सकती है, तो हमें इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बार बार निकालना पड़ेगा। और इसीलिए जब डायलिसिस की जरूरत पड़ती है किडनी के मरीजों में तो उनमें ये हफ्ते में 3 बार करनी पड़ेगी कम से कम, और 4 घंटे के लिए करनी पड़ती है, जिसको हम हीमोडायलिसिस कहते हैं। ये तो किसी सेंटर में जाके कराना पड़ता है और मरीज को 4 घंटे के लिए डायलिसिस की मशीन पे लगना पड़ता है, जिसमें खून डायलिसिस की मशीन में जाता है, साफ होके वापस मरीज में भेजा जाता है। और ये 4 घंटे के लिए करना पड़ता है और बार बार करना पड़ेगा जब तक कि या किडनी का ट्रांसप्लांट ना हो या किडनी का फंक्शन रिकवर ना हो। एक किडनी की बीमारी होती है जिसे हम एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं, जो कि किडनी की बीमारी एकदम हो जाती है, एकदम किडनी का फंक्शन कम हो जाता है और वो मगर किडनी की बीमारी ठीक हो सकती है। उसके आम कारण होते हैं कि पानी की कमी, जैसे डायरिया बच्चों में हो जाता है या बूढ़ों में हो जाता है, जिसकी वजह से एकदम पानी की कमी हो गई तो किडनी का फंक्शन खराब हो सकता है, या खून की कमी, एकदम एक्सीडेंट हो जाए, या आईसीयू में एडमिट होने से वो इन्फेक्शन सारे शरीर में फैला हुआ हो, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन हो, उसमें किडनी खराब हो जाती है। मगर जैसे ही ये बीमारियां ठीक हो जाती हैं तो किडनी का फंक्शन भी ठीक हो सकता है और उस दौरान में किडनी उसमें बॉडी की सपोर्ट के लिए हमें कुछ देर के लिए डायलिसिस कर सकते हैं ऐसे मरीजों में। जो क्रॉनिक डायलिसिस की बात हो रही है वो उन बीमारियों की वजह से होती है जो मैंने पहले कही, डायबिटीज, हाई अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर। ये किडनी को इरिवर्सिबली डैमेज करती हैं और एक बार किडनी का फंक्शन कम हो जाए फिर ये फंक्शन रिकवर नहीं होता है, तो उसमें जब तक या तो किडनी का ट्रांसप्लांट ना हो तब तक जिंदगी भर के लिए पेशेंट को डायलिसिस पे रहना पड़ता है।
आपने ट्रांसप्लांट की बात बताई कि डायलिसिस इन मरीजों में किया जाता है, तो हम ट्रांसप्लांट कौन से मरीजों में फिर करते हैं? जैसे मैंने कहा कि जब किडनी का फंक्शन 10 से 15% रह जाए, एक्चुअली इन मरीजों के लिए दो ही रास्ते हैं जीने के लिए। एक रास्ता है किडनी का ट्रांसप्लांट हो जाए, मगर किडनी का ट्रांसप्लांट होने के लिए उनके लिए डोनर जहां से हम किडनी ले पाए वो होना बहुत जरूरी है, तब तक किडनी ट्रांसप्लांट अदरवाइज नहीं हो सकता। किडनी ट्रांसप्लांटेशन किडनी मरीज के लिए, किडनी फेलियर के लिए सबसे बेहतरीन इलाज है। वो इसलिए बेहतरीन है कि क्योंकि 10 साल की सर्वाइवल अगर देखी जाए तो ट्रांसप्लांट में 10 साल की सर्वाइवल 80-85% से ऊपर है। 10 साल की डायलिसिस की सर्वाइवल 10 से 15%। अगर 1 साल और 5 साल का सर्वाइवल भी देखा जाए तो ट्रांसप्लांट का सर्वाइवल 1 साल का 97-98%, 1 साल का डायलिसिस का सर्वाइवल 80-85%, 5 साल का डायलिसिस का सर्वाइवल 50%, 5 साल का ट्रांसप्लांट का सर्वाइवल 90% से ऊपर। सो ये हम देख सकते हैं कि एक ट्रांसप्लांट, सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट आपको लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ दे सकता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ भी ट्रांसप्लांट में डायलिसिस से कई गुना बेहतर है। और तीसरी चीज जिसको देखा जाए तो ट्रांसप्लांट डायलिसिस के कंपैरिजन में चीप है, सस्ता है। 1 साल का डायलिसिस का कॉस्ट 3 से 4 लाख रुपया प्राइवेट में है, और अगर आप ट्रांसप्लांट का कॉस्ट देखेंगे तो पहले साल ट्रांसप्लांट का कॉस्ट जरूर ज्यादा है डायलिसिस से, मगर हर साल का ट्रांसप्लांट में जो दवाइयां देनी पड़ती हैं उसका कॉस्ट 1 लाख रुपया है। सो अगर आप देखेंगे तो 2 या 3 साल में ट्रांसप्लांट का कॉस्ट 8-9 लाख रुपया हो जाता है, जबकि डायलिसिस 3 साल का कॉस्ट 12 लाख रुपए के करीब होगा। सो ट्रांसप्लांट सिर्फ एक लंबी आयु ही नहीं देता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी प्रोवाइड बेटर करता है और कॉस्ट इफेक्टिव भी ज्यादा है डायलिसिस से। सो ट्रांसप्लांट एक्चुअली एक किडनी फेलियर के मरीज के लिए बेस्ट इलाज है। उससे उसको वापस वो अपनी जिंदगी में दोबारा उसी तरह आ सकता है जैसे कि वो पहले काम करता था। ऑफिस जा सकता है, लड़कियों की शादी हो सकती है, बच्चे पैदा कर सकती है, और ये ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो तो एक आदमी बिल्कुल अपनी लाइफ में दोबारा वापस आ सकता है, उसी तरह कर सकता है जैसे वो बीमार होने से पहले था। जब भी ट्रांसप्लांट के बारे में हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में डोनर के बारे में दूसरा सवाल आता है, कौन कौन किडनी डोनेट कर सकता है, और अगर किसी ने किडनी डोनेट किया तो क्या उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, उससे उसको आगे चल के परेशानी होगी या वो नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि किडनी कौन दे सकता है। दुनिया भर में अगर आप ट्रांसप्लांट को देखें तो डिजीज डोनर या कैडावर ट्रांसप्लांटेशन बहुत कॉमन है, जिसका ये मतलब है कि जो पेशेंट्स ब्रेन डेड हो जाए एक्सीडेंट में या स्ट्रोक से, कि ऐसे मरीज आईसीयू में होते हैं जब ये पक्का हो जाता है कि भाई उनका हार्ट तो बीट कर रहा है मगर दिमाग बिल्कुल डेड है, ऐसे मरीजों को ब्रेन डेड डिक्लेयर किया जा सकता है। और ऐसे मरीज आमतौर पे उनके रिलेटिव्स या उन मरीजों ने अपने आप पहले ही ऐसी इच्छा जाहिर की होती है कि वो अपने ऑर्गन्स डोनेट करेंगे। तो बाहर के देशों में कॉमनेस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो होते हैं, सिर्फ किडनी का ही नहीं बाकी ऑर्गन्स के ट्रांसप्लांट भी इन्हीं ऐसे ही डोनर से होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ऐसा डोनेशन अभी बहुत कॉमन नहीं है। फॉर्चुनेटली साउथ में पिछले 4-5 साल से अब ऐसे डोनेशंस इम्प्रूव होने लगे हैं, मगर नॉर्थ इंडिया में अभी भी ऐसे डोनेशंस कम हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी कम्युनिटी, सोसाइटी इतनी जागरूक होगी और हमारे लोग भी ऑर्गन डोनेशन एक मिशन बनाएंगे अपने, और हमें काफ़ी उम्मीद है कि आगे के समय में डिजीज डोनेशन बढ़ेगा और हमारे आम और अक्सर ट्रांसप्लांट डिजीज डोनेशन से होंगे और बाकी ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांट भी बढ़ेगा। बट आज की तारीख में ज़्यादा ट्रांसप्लांट लिविंग डोनेशन से ही होते हैं, जो कि
1994 में जो हमारे देश में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट लागू किया गया, जिससे कि सेल ऑफ ऑर्गन्स बंद कर दी कि कोई भी आदमी अपने ऑर्गन्स को बेच नहीं सकता है, कोई आदमी अपने दूसरे के ऑर्गन्स को खरीद नहीं सकता, और ऐसे ट्रांसप्लांट अगर कहीं भी होंगे तो वो इलीगल है। सो इसलिए ये हुआ कि जो लोग किडनी दे सकते हैं वो मरीज के रिश्तेदार हो सकते हैं, और एज पर ट्रांसप्लांट एक्ट वो नियर रिलेटिव्स को डिफाइन किया गया। वो नियर रिलेटिव्स हैं पेरेंट्स, सिबलिंग्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, स्पाउस, बच्चे, और रिसेंटली अभी जो अमेंड किया गया उसमें ग्रैंड पेरेंट्स को भी इंक्लूड किया गया। अगर ये नियर रिलेटिव्स में कभी एक कोई सूटेबल डोनर नहीं मिल पाया तो तब एक्ट में ये भी प्रोवाइड किया गया है कि डिस्टेंट रिलेटिव्स को भी एक्सेप्ट किया जा सकता है, जिनको कि ऑथराइजेशन कमेटी में अप्रूव किया जाए, जिसमें ये पक्का हो जाए कि वो डिस्टेंट रिलेटिव्स इमोशनली रिलेटेड हैं उस पेशेंट के साथ, और वो रिलेशनशिप हम जेनेटिकली प्रूव कर सकते हैं कि वो सच में रिश्तेदार हैं। तो ऐसे मरीजों का भी ट्रांसप्लांट एज ए डोनर लिया जा सकता है। जहां तक सवाल रहा कि डोनर की सेफ्टी क्या है, क्योंकि आमतौर पे अक्सर ये डर रहता है कि अगर एक हेल्दी इंसान में एक किडनी निकाली जाए तो क्या उसमें कोई कमी आएगी अभी या आगे की जिंदगी में उसके। पहला ट्रांसप्लांट 1954 में बॉस्टन में हुआ, और 60 साल का एक्सपीरियंस है जहां की दुनिया भर में लाखों तादाद में किडनी के ट्रांसप्लांट ऐसे मरीजों के होते हैं। और 60 साल का एक्सपीरियंस जो बताता है वो ये है कि अगर एक हेल्दी इंसान में एक किडनी निकाली जाए तो ये देखा गया है कि उससे कोई नुकसान नहीं होता, उसको कोई दवाई नहीं खानी पड़ती, उसकी लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसकी काम करने की यथाशक्ति में या किसी भी बॉडी के फंक्शन करने में कोई कमी नहीं आती। और उनको ऑब्वियसली ये देखा जाता है कि जब ये ट्रांसप्लांट के लिए डोनेशन के लिए उनको लिया जाता है उस वक्त उनके बड़े डिटेल में टेस्ट होते हैं, जिससे उनकी ये देखा जाता है कि उनके पास 2 किडनीज हैं, दोनों किडनीज बहुत अच्छी तरह से काम करती हैं, और उनकी एक किडनी निकालने से उनको कोई नुकसान नहीं होगा अभी और आगे, और वो सर्जरी सेफली हो सकती है। सर्जरी में कोई उनको एडिशनल रिस्क नहीं होना चाहिए। सो इसलिए ये ज़रूर है कि जब पेशेंट डोनेशन के लिए आता है तो उसकी आम एज जो एक्सेप्टेबल एज होती है वो 18 साल से कम वाले को डोनेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो पर्सन अभी इतनी मैच्योरिटी नहीं हो पाती है कि उसको सारे नेगेटिव्स और प्लसेस डोनेशन के समझ आए, तो उसलिए वो कॉम्पिटेंट नहीं है कंसेंट देने के लिए ऑर्गन रिमूवल के लिए। सो इसलिए 18 साल से कम कोई नहीं दे सकता, और आम तौर पे हम 65 साल तक, सो 18 से 65 साल तक का आदमी किडनी दे सकता है। कई बार 65 साल से ऊपर भी हमने किडनी डोनेशन के लिए लोग लिए हुए हैं, और अच्छा 70 इयर्स और 75 इयर्स भी कई बार हो जिनकी ऑर्गन्स और बाकी कोई ऐसी बीमारी नहीं हो, और अगर सूटेबल पाया जाए, किडनी के फंक्शंस अच्छे हों, तो ऐसे मरीज को भी कभी कभी एक्सेप्ट कर सकते हैं। मगर आम तौर पे 18 साल से 65 साल तक के डोनर्स को लिया जाता है। डायबिटीज़ नहीं होनी चाहिए डोनर्स में, और ब्लड प्रेशर अगर है तो कंट्रोल्ड होना चाहिए, एक ही दवाई से कंट्रोल होना चाहिए। अगर कई सारी दवाइयाँ की ज़रूरत पड़ रही है, या ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, या ब्लड प्रेशर के बाकी ऑर्गन्स पे इफेक्ट है, तो तब उन मरीजों को नहीं लिया जाता। हार्ट के मरीजों को नहीं लिया जाता, और बहुत सारी बीमारियां जिनमें अगर सीवियर लंग डिजीज हो या बाकी कोई बीमारियां ऐसी हों जिससे सर्जरी का रिस्क बढ़ जाता है, ऐसे मरीज को भी डोनेशन के लिए नहीं लिया जाता है। सो एक हेल्दी इंसान, अदरवाइज 18 से 65 साल तक का आदमी अगर चाहता हो कि वो अपने रिश्तेदार के लिए और अपने भाई बहन के लिए या बेटा बेटी के लिए
किडनी देना चाहता है तो उसकी किडनी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं अगर टेस्ट में वो ठीक निकलता है। सर ये तो बात हुई किडनी की बीमारियों को कैसे ठीक किया जाए डायलिसिस करके, ट्रांसप्लांट करके, लेकिन जैसे कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो मुझे पूरा यकीन है कि किडनी के बारे में भी जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिससे किडनी को बचाया जाए वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आपके हिसाब से कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिसे करने से किडनी का डैमेज को बचाया जा सकता है? जैसे मैंने कहा कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज और अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर 70% ऑफ किडनी के मरीजों में कारण है डायबिटीज का, और आमतौर पे ये इन दोनों बीमारियों में कम से कम 10 से 15 साल लगते हैं किडनी को खराब करने में। सो एक मरीज के लिए और डॉक्टर के लिए भी 10-15 साल का टाइम है कि अगर हम इस बीमारी का ध्यान पहले से ही रखें तो हम किडनी फेलियर को एटलीस्ट अगर टोटली रोक ना सकें बट उसको डिले कर सकते हैं या उसको जल्दी में पकड़कर उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो हमें डायबिटीज को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और उसमें कई सारी स्टडीज हैं जिसमें बताया है कि अगर हम डायबिटीज को अच्छी तरह से कंट्रोल करें, जिसका ये मतलब है कि हीमोग्लोबिन A1C जो कि 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर बताता है कि कैसा कंट्रोल है, वो अगर हम 7% से कम रखें, और हर मरीज डॉक्टर कहे या ना कहे, अगर हर 3 महीने के बाद, जिसका मतलब हुआ कि साल में 4 बार ये टेस्ट होना है, अगर ये हीमोग्लोबिन A1C 7% से कम रखें तो डायबिटीज अच्छी तरह से कंट्रोल रहेगी। तो ये समझिए कि हमने गन अगर लोडेड है कि किडनी की बीमारी होगी ऐसे मरीज में, मगर अगर हम एनवायरनमेंट ही नहीं देंगे कि डायबिटीज अनकंट्रोल्ड का, तो उसमें किडनी की बीमारी रोकी जा सकती है। दूसरा एक और तरीका है कि जो कि मरीज को भी और डॉक्टरों को तो बताते ही हैं हम, कि वो ये है कि पहला चिन्ह जिसमें डायबिटीज में ये लगता है कि भाई इनको किडनी की बीमारी होने वाली है, वो ये है कि यूरिन में माइक्रो एल्ब्यूमिन टेस्ट किया जाए। ये एक सबसे पहला चिन्ह है या समझे कि साइन है जिसमें टेस्ट करने से पता चल सकता है कि भाई आगे इस मरीज को किडनी की बीमारी होने वाली है। ये आमतौर पे कई बार 5 से 10 साल पहले भी पता चल सकता है कि इस मरीज को किडनी की बीमारी होगी, अगर हम ब्लड शुगर को अच्छी तरह से कंट्रोल करें और उसमें यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन, इसको भी हम 3 महीने से 6 महीने के बीच में अगर देखते रहें, और यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन का मतलब है कि यूरिन एल्ब्यूमिन 30 से 300 मिलीग्राम 24 घंटे में है, अगर इस रेंज में होगा तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको दवाइयां दे सकते हैं। और इस वक्त माइक्रो एल्ब्यूमिन की स्टेज में अगर हम किसी मरीज को पकड़ लें तो उसको हम डायबिटीज की वजह से जो किडनी की बीमारी है उसको रोका जा सकता है। सो हम उसको उस स्टेज में कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि कई सारी दवाइयां हैं जो कि इन मरीजों को उस स्टेज में दी जा सकती हैं और आगे की बीमारी को रोका जा सकता है। सो ब्लड प्रेशर का कंट्रोल 140 और 90 से कम होना चाहिए। ब्लड शुगर का कंट्रोल जैसे मैंने बताया, हीमोग्लोबिन A1C 7% से कम होना चाहिए। हर तीसरे महीने ये किया जाए, साल में 4 बार, तो ब्लड शुगर का कंट्रोल हमें पता चलेगा कि अच्छा चल रहा है। और यूरिन में माइक्रो एल्ब्यूमिन या एल्ब्यूमिन देखने के, अगर हम ये चीजें कर लें तो हमें अच्छा ये लग सकता है कि आगे की बीमारी को, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की वजह से जो बीमारी हो सकती है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। आमतौर पे लोग ये भी समझते हैं कि बहुत सारा पानी पिएंगे तो उससे शायद किडनी की बीमारी को प्रिवेंट किया जा सकता है। बहुत ज्यादा पानी पीने से कोई ऐसा नहीं है कि किडनी की बीमारी को प्रिवेंट, अक्सर पानी 2 लीटर के करीब काफी होता है। प्यास लगती है तो प्यास
से रिलेटेड पानी पीने की ज़रूरत है। ये ज़रूरी नहीं है कि सवेरे उठे और बहुत सारा पानी पी लिया तो इससे कोई एश्योरेंस नहीं मिलेगी कि आगे की किडनी की बीमारी उससे नहीं होगी। हाँ, अगर स्टोन डिजीज़ है तो ज़रूर थोड़ा सा पानी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, स्पेशली क्योंकि हमारे देश में वेदर की वेरिएशंस बहुत है। समर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और उसमें पसीने की वजह से हमारा पानी की कमी हो सकती है बॉडी में। सो इसलिए गर्मियों में पानी की मात्रा को बढ़ाना ज़रूरी पड़ेगा, स्पेशली इन मरीजों में जिनमें स्टोन की बनने की वो ससेप्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ऐसे मरीजों को डेफिनेटली पानी पीने से मदद मिलेगी। डॉक्टर साहब, एक बहुत अहम सवाल जो हर एक किडनी के मरीज के मन में आता है कि कौन से तरह का खाना खाने से, किस तरह का न्यूट्रिशन रखने से उनके किडनी की बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी, या फिर ऐसे बीमारियों में उनको कौन सी चीज़ों का परहेज करना चाहिए, कौन सी चीज़ें खानी चाहिए? आजकल जैसे कहा कि डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और किडनी डिजीज़ साथ साथ चलती है, और क्योंकि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर कम्युनिटी में बढ़ रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, हमारा खाना बदल रहा है, हम वेस्टर्न फूड की तरह ज़्यादा जा रहा है, मैकडॉनल्ड्स और केंटकी फ्राइड चिकन और ऐसी खाने अब आमतौर पे बच्चों में भी देख रहे हैं। वेट बढ़ रहा है, बच्चों का भी ओबेसिटी बढ़ रही है, लोग हमारे यहाँ भी काफ़ी मोटे होने लगे हैं, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम और ये सारी बीमारियाँ बढ़ रही हैं। हमारे जो चलने की पहले वो होती थी, इच्छा होती थी, वो अब कम हो गई है, हमें गाड़ियाँ मिल गई हैं और आमतौर पे आदमी अब इतना एक्सरसाइज नहीं करता है। सो खाने के स्टाइल बदल गए हैं और एक्सरसाइज की ओवरऑल कमी हो गई है, सो जिसकी वजह से ये डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और किडनी डिजीज़ बढ़ रही है। सो हमें खाने का ध्यान रखना पड़ेगा, खाना संतुलन खाने की ज़रूरत है, जिसमें फैट नहीं हो, अच्छी मात्रा में प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट कम हो, फैट कम हो। एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज सिर्फ हार्ट के लिए ही नहीं इम्पोर्टेंट है, बट बाकी ऑर्गन्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लंग्स के लिए इम्पोर्टेंट है, किडनी के लिए इम्पोर्टेंट है। स्मोकिंग अनदर इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो हार्ट के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, और किडनी के मरीजों को और इवन अदरवाइज किडनी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए। सो एक्सरसाइज, अच्छा संतुलन खाना जिसमें फैट नहीं हो, और रेगुलर एक्सरसाइज जो कि हार्ट के लिए भी ज़रूरी है और इन लाइफस्टाइल में चेंज करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ब्लड प्रेशर है किसी को तो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ रेगुलर खानी चाहिए। आमतौर पे मरीज कई बार होता है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया तो दवाइयाँ छोड़ देता है। तो ब्लड प्रेशर एक स्प्रिंग की तरह है, स्प्रिंग को दबा देंगे तो दबा रहेगा, अगर स्प्रिंग को दबाव छोड़ देंगे तो वापस वैसे ही हो जाता है। और ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ में भी यही होता है। ये बीमारियाँ लाइफस्टाइल बीमारियाँ हैं और ज़िंदगी भर के लिए। सो दवाई ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी, रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए ब्लड प्रेशर की भी और ब्लड शुगर की भी, रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छा खाना। अगर अब कोई किसी मरीज को किडनी की बीमारी हो तो उस मरीज के लिए ऑब्वियसली किडनी डिजीज़ वाला डाइट होना चाहिए, जिसमें कि नमक की मात्रा कम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं पी सकता क्योंकि किडनी की कैपेबिलिटी पानी को निकालने की और नमक को निकालने की कम हो जाती है। सो इसीलिए उसको प्रोग्रेसिवली नमक और पानी कम करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा प्रोटीन, जिससे कि यूरिया और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ज़्यादा बनते हैं, तो उन प्रोटीन्स को थोड़ा कम करना पड़ेगा। मगर हमारे देश में क्योंकि ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन हैं, तो आमतौर पे देखा गया है कि वो दाल और दूध बंद कर देते हैं। हमारी वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन की मात्रा सिर्फ दूध और दूध के प्रोडक्ट्स में ही है, जिसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन है। दाल और चावल और चपाती या व्हीट में मॉडेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन्स, हाई क्वालिटी प्रोटीन्स नहीं है। सो एक जब किडनी के मरीज को प्रोटीन की
डाइट में कम प्रोटीन खाना होता है तो उसमें कम से कम 50% जो प्रोटीन है वो हाई क्वालिटी प्रोटीन होना चाहिए, जो कि सिर्फ दूध और दूध के प्रोडक्ट से ही एक वेजिटेरियन खाने में मिल सकता है। सो अगर उसने दूध बंद कर दिया तो उसको क्वालिटी ऑफ प्रोटीन्स बहुत कम हो जाती है। दाल भी बंद कर देता है तो क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन इतनी कम हो जाती है कि ऐसे मरीजों में मैल न्यूट्रिशन हो जाता है। और जब तक ये मरीज डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की स्टेज पे पहुंचते हैं तो एक हड्डी के ढांचे रह जाते हैं, उसमें सीवियर मैल न्यूट्रिशन होता है। उस वक्त चाहे डायलिसिस करें या ट्रांसप्लांट करें तो वो मरीज ज़्यादा देर बच नहीं पाते हैं, क्योंकि इतने कमज़ोर हो गए होते हैं कि हवा का एक झोंका आ जाए तो वो ला के ले जाता है। सो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि प्रोटीन की मात्रा अगर कम करनी है, मैल न्यूट्रिशन नहीं होना चाहिए। सो हर डॉक्टर के लिए ये बहुत ज़रूरी है देखना कि किडनी के मरीज में न्यूट्रिशनल बैलेंस रहना चाहिए। इतना प्रोटीन ज़रूर मिलना चाहिए कि जो कि उसके बॉडी के फंक्शन के लिए ज़रूरी है। अगर उसको वो प्रोटीन नहीं मिला तो बॉडी के स्टोर सारे खत्म हो जाते हैं। वो बॉडी के स्टोर से निकालता है प्रोटीन्स या बाकी न्यूट्रिएंट्स, तो बॉडी का स्टोर कम होता जाता है। सो वो सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, वो किडनी फेलियर से भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी। सो ये बहुत कॉमनली पाया गया है कि किडनी के मरीज हमारे देश में बहुत ज़्यादा मैलनरिश्ड होते हैं। सो इसलिए मैं इस पे थोड़ा सा और वक्त और डिटेल में बता रहा हूँ कि प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मगर इतनी कम नहीं होनी चाहिए कि मैल न्यूट्रिशन हो जाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एक्चुअली आज आपने जो ये सारी बातें बताई किडनी के बारे में, कैसे हमें किडनी की बीमारियों से बचाया जा सकता है, कैसे मरीज को अगर किडनी की बीमारी हो जाए तो उसको आगे बढ़ने से रोका जा सकता है, या फिर अगर किस्मत अच्छी नहीं है और वो किडनी फेल हो जाती हैं तो कैसे डायलिसिस से, ट्रांसप्लांट से उसे ठीक भी किया जा सकता है। तो मुझे पूरा यकीन है कि इससे हमारे काफ़ी मन में जो सवाल हैं उन सबका जवाब मिला है, एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।